नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है आपका। तो हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आते हैं, और अगर आ जाएं तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न देखें, यहाँ पे 2 प्रश्न दिखाया जा रहा है, एक एक करके सॉल्व कराऊंगा आपको। पहला प्रश्न आपके पास आ रहा है, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त की जा सकने वाली अन्य पदार्थ क्या है, या किसको ले सकते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी हाइड्रोजन तो लेते हैं ईंधन सेलों में, लेकिन उसके अलावा हम कौन सी चीज़ें और ले सकते हैं। तो आपको बता दें, इसके आंसर में हम दे दें कि हाइड्रोजन तो लेते ही हैं, है ना, हाइड्रोजन तो लेते ही हैं, लेकिन मीथेन गैस का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, और भी कार्बनिक यौगिक है जिनका उपयोग किया जा सकता है यहाँ पे, किसके रूप में, जो आयनीकृत हो भी सकती हैं, यानी ईंधन के रूप में हम इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। आपको 2 गैसें कहा गया, मैंने यहाँ पर 2 गैसें लिख दिया है। अगला प्रश्न है, ये विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। चलिए साहब, हम एक काम करते हैं, एक एक करके शॉर्ट में आपको आंसर देना करते हैं। अगर आपने डिटेल पढ़ा होगा तो डिटेल में आपको दिया गया है, तो डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में इन चीज़ों को बताऊंगा ताकि आप आंसर जैसा है वैसे ही लिख सकें, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास आता है विशिष्ट चालकता, यानी कि यहाँ पे है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां पर लिख दूं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या कंडक्टेंस क्या होते हैं, इसके बारे में, इसको हम लोग स्मॉल के यानी कप्पा से दर्शाते हैं। इसको कप्पा कहते हैं, के जैसा होता है, छोटा सा कप्पा। यह होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता जिसको हम कहते हैं यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध, रो का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता कहलाती है, या क्या कहलाती है, व्युत्क्रम क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। आप पूरा लिख लीजिएगा, विशिष्ट चालकता, यानी कि कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। अब सवाल आता है कि रो क्या है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध R इज इक्वल टू ρL/A होता है। तो रो बाई क्या, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L। तो हम इनको यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा L/RA। हम ये भी जानते हैं कि L/A जो है वो है x का मतलब क्या हुआ, ये है क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक हम यहां पर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू x/r लिखा जा सकता है। तो ये हुआ आपका कप्पा, यानी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, यहां नई चीजें आई, R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, L आया इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, A इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इस तरह से। और जो एक आया है
हमने विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो से दर्शाते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक काम विशिष्ट चालकता। दूसरा है मोलर चालकता। मोलर चालकता मोलर चालकता जिसको मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं लैम्डा m से। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मोलर चालकता, इसका मतलब होता है, यहां पर एक शब्द आ रहा है, देखें, मोल, यानी विलयन में विद्युत अपघट्य कितना उपस्थित है। विलयन में विद्युत अपघट्य जितनी मात्रा में उपस्थित होगी उतना ही उसके आयन होंगे। तो किसी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य के 1 मोल उपस्थित है, तब उनके जो संपूर्ण आयन है, उनकी जो चालकता होगी उसको हम कहेंगे मोलर चालकता। अब यहां पर सवाल आता है कि हम इसको परिभाषित कैसे करें। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है उसे हम कहेंगे मोलर चालकता। सिंपल सा परिभाषा है, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता कहेंगे। अब इसको ज़्यादा डिफाइन करना है और ज़्यादा परिभाषित करना है बड़े रूपों में, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है, तो उनके जो संपूर्ण आयन होते हैं, जितने आयन होते हैं, उन सभी आयनों की जो चालकता होगी उसे हम उसकी मोलर चालकता कहेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, सीधा सा मतलब हमने इसमें यहां पर 1 मोल लिखा है। देखो, 2 तरह से परिभाषा दे रहे हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन 1 मोल 1 ग्राम मोल लिख सकते हैं, एक ही मतलब होता है। विद्युत अपघट्य को VmL विलयन में विलय किया गया है, तब उनके आयनों की जो चालकता होगी, उस चालकता को हम मोलर चालकता कहेंगे, जिसको लैम्डा m से दर्शाएंगे। तो मोलर चालकता को कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं, यहां पर याद रखिएगा मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब बात करें यही कि विद्युत अपघट्य विलयन के आणविक चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसको अगर आप इसके फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, विद्युत के विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता होती है, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होती है। और अब आणविक चालकता, तो यहाँ पर हम कहते हैं लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू आयतन, यानी कि यहाँ पर उसकी विशिष्ट चालकता और उस विलयन की आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चूंकि मोलार से संबंधित है, आणविक चालकता से संबंधित है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं आयतन को पता लगाने के लिए, वह है मोलरता इज इक्वल्स टू क्या होगा, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V। अब आप ये जानते हो बेटा कि NB होता है WB बाई MB। अब यहीं पर समझने वाली बात ये आ रही है कि हमने कितना मोल लिया है विलय का, विद्युत अपघट्य का हमने लिया है कितना, 1। तो WB बाई MB इसको कितना हुआ, 1 मोल। 1 मोल विद्युत अपघट्य के लिए विद्युत अपघट्य को मैंने B से दर्शाया है, के लिए क्या हुआ, ये हुआ। तब हम यहाँ पर रखते हैं मान, इसका मान हो गया 1, तो ये हो गया 1000 बाई V। तो अतः इसमें मान रख दीजिए इसका, तो कितना हुआ, M इज इक्वल्स टू 1000 बाई V। तो V इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 1000 बाई M। अतः फिर करते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर क्या मिल गया, लैम्डा m। हमने v का मान रखा तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू v। v का मान क्या हो गया, 1000 बाई m। या लिख सकते हैं लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई c।
M मोलरता है और C मोलर सांद्रण है, दोनों एक ही चीज होता है, ध्यान रखिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रोमेट आयन की संरचना तथा मैग्नेट आयन की संरचना और संकरण समझाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्रोमेट आयन की बात करते हैं। याद रखना क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में क्या फर्क है। चलिए साहब यहां पर हम क्रोमेट आयन की बात करते हैं। देखो आपको भूल गया हो तो मैं आपको बता दूं, K2Cr2O7 ये डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और K2CrO4 जो है ये पोटेशियम क्रोमेट है। तो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? आंसर क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन होगा CrO4 2-। इसमें संकरण होगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकरण होगा sp3, संरचना होगा चतुष्फलकी या समचतुष्फलकी कह सकते हैं। और इसकी संरचना कुछ ऐसा होगा Cr, कितना ऑक्सीजन है? 4। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 2 जगह पर माइनस चिन्ह आएगा तो वहां पर सिंगल बॉन्ड ये होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म लगाना चाहते हो तो इस पर 2-2 आएंगे, इस पर 3 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक माइनस की वजह से आया। ये इस तरह की संरचना है। एंगल होगा सब जगह पे 109 डिग्री 28 मिनट का। ये लीजिए, ये है समचतुष्फल की संरचना। चाहें तो आप ऐसा जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप ये ब्लू लाइन में लिख रहा हूं उसको ना जोड़ें तो भी चल जाएगा। ये है इसका आंसर। ये डाइक्रोमेट था और ये क्रोमेट था। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है वो है मैग्नेट आयन। अब यहां पर मैग्नेट आयन में आपने देखा था पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 है और पोटेशियम मैग्नेट है K2MnO4। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंसर मैग्नेट आयन है MnO4 2-। सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। संकरण होगा sp3, संरचना ये भी समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखें, ये सेम स्ट्रक्चर जैसा कि आपने बनाया O O O O। इसमें 2 जगह माइनस है, यानी तो ऑक्सीजन पर कहीं पर भी 2 माइनस लगाओ और जहां पर माइनस नहीं लगा है उसमें डबल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिसमें माइनस है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इस तरह से आपको ये सारे PDF मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। आप ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहां से आपको PDF भी मिल जाएगा। चलो अगला आता है हमारे पास अंतर संक्रमण तत्वों की संख्या एवं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए सबसे पहले आंसर में हमारा होगा अंतर संक्रमण तत्वों की संख्या।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की संख्या है 28। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पर होता है n-2 F1 to 14, n-1 D01 और n-S यहां पर 1 to 2। कई बार हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख देते हैं कि ये 114 तक होता है, यहाँ पर डी वाली बात नहीं लिखते, यहाँ पर 1 to 2 ये हम लिखते हैं। तो एक बार आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इनके बारे में भी आप बता देते हैं आपको। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि S में से इलेक्ट्रॉन को स्थिर मान करके हम यहाँ पर ये भी लिखते हैं। तो ये दोनों तरह से लिखा जाता है, फिर ऐसा लिख दें ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ n जो है वो है आवर्त की संख्या है, यानी पीरियड संख्या है, जिसका मान यहाँ पर होगा 6 या 7। यदि n = 6 है तो लेंथेनाइट श्रेणी है हो, तो लेंथेनाइट श्रेणी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। और n = 7 हो तो एक्टिनाइट श्रेणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, यानी n की जगह पे आप चेंज कर लीजिए। अब चलते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं ना, एक लेंथेनाइट श्रेणी है और एक्टिनाइट श्रेणी है। अब चलता हूं मैं, आयनों में से प्रत्येक के लिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला आपके पास है क्वेश्चन है, आंसर करते हैं। चलिए, सबसे पहले जब आप क्रोमियम Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो उससे पहले ये आप रफ में एक काम जरूर करें कि इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देख लें। Cr परमाणु क्रमांक 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि D4 अस्थायी है तो S से इलेक्ट्रॉनिक ले लेता है, तो इस तरह से इसका असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा S1 और ये D4 का जगह 5 आ जाएगा, तो 1 and 5। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो देखें Cr3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ पर से 1 कम हुआ तो ये 0 हो गया, यहाँ से 2 कम होगा तो ये 3 हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d कितना बचा 3। ये बस यही लिखना था। अब दूसरा है Fe3+ का, यहां पे कैसे करेंगे यहां पर भी देख लीजिए। Fe का 26 है परमाणु क्रमांक, तो 26 है तो ये 2 और ये 6 होगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 3, तो 2 यहां से कम हो जाएगा और 1 यहां से कम हो जाएगा, तो कितना हुआ, ये 0 हो गया और ये 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d5।
ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इन प्रश्नों को देखें। लिखा हुआ है NiCl4 2- अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है, क्यों? जब दोनों ही चतुष्फलकीय है तो ये एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय क्यों है, ये आपको बताना है। अब इसके लिए देखें क्या कर सकते हैं। चलो देखें, सबसे पहला हम इसको लेते हैं, आंसर कर लिख देते हैं। सॉल्व क्यों लिखेंगे, आंसर ही लिखते हैं। यहां पर बात करें निकल NiCl4 2-। तो यहां आप देख रहे हो केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Ni। परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब हम इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। हम संयोजी कोश कक्षक ले लेते हैं। हमारे पास संयोजी कोश कक्षक ये है 3d8 और 4s2। आयंस क्या है? आपके पास आयन है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? हमने x मान लिया, माइनस ये 4 हो गया, इज इक्वल टू -2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पक्षांतर +2 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन +2। तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? इसका हुआ, अब चूंकि ये आर्गन का है ना 18, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AR करके लिख सकते हैं, या के भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो AR इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर शामिल हो गया आर्गन का। अब चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे बाहर से निकलते हैं, यहाँ से हमने अरेंज कर दिया कौन पहले आंतरिक ऊर्जा स्तर में रहता है, कौन बाद की ऊर्जा स्तर में रहता है। तो ये बाहर वाला ऊर्जा स्तर का है, ये अंदर का है, तो हमने ऐसे अरेंज किया। फिलहाल यहाँ पर हो गया, ये अंदर का ही है, तो 3d8 है और यहाँ पर है 4s0। अब यहाँ एक बात पे ध्यान देना, चूंकि Cl- क्या होता है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, अतः इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा? अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। अब देखें 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 और S में इलेक्ट्रॉन 4s0 है। ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब संकरण क्या होगा? sp3 संकरण होगा। होने पर क्या होगा? sp3 संकरण होगा तो क्या होगा? यहां पर 4p कक्षक भी भाग लेंगे, क्योंकि 4 कक्षक चाहिए 4 लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए। तो चलो लिख देते हैं। ये है 3d8 4s0
4p0 इतना कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, sp3 संकरण। तब हमें 4 कक्षक मिलेंगे, संकरित कक्षक। चारों खाली है और चारों से Cl- जुड़ेगा। ये चीज़ सीखना है ना, तो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उपसंयोजी रसायन वाले चैप्टर को आप जा करके अच्छे से पढ़िए, मैं वहाँ पर सिखाया हूँ आपको। तो चलिए कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है, क्या ट्रिक है उसे याद रखने की, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाया हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो इनका इलेक्ट्रॉन इस सेल का इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, इस सेल का इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। चूंकि यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः यह अनुचुंबकीय है। चलिए, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है NiCO। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु भी यही है, Ni, परमाणु क्रमांक 28, ऑर्गन का 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये यहाँ पर क्या मिल जा रहा है आपको, ये 4s2 व्यवस्थित कर देते हैं, 3d8 4s0 2। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहाँ पर ये Ni यही रहेगा, तो यहाँ पर 8। एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि CO है तो C से इलेक्ट्रॉन युग्म मिल रहा है इनको, किनको, Ni को। तो C जो है कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान की जाती है, तो उस स्थिति में वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देता है। तो यहां पर देखिएगा, चूंकि CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, लिगेंड होने के कारण S कक्षक, कौन सा, 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन को का युग्मन कराता है। तो हम आगे लिख सकते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 3d10 4s0 हो गया। अब हमारे पास एक कक्षक बच जाएगा, हमें 4 लिगेंड जोड़ना है। तो 4 लिगेंड के लिए हमें खाली कक्षक कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो 4p भी अभी तो यूज नहीं हुआ, तो खाली है, खाली तो 4p0 लिख सकते हो। अब फिर संकरण यहां पर देखने को मिलेगा, sp संकरण, sp3 संकरण। Ni में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 3d10 4s0 4p0। अब यहां पर ये कक्षक इस जगह पे देखें तो पूरा पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर खाली है। तो ये जो खाली है यही संकरण करता है, और ये संकरण हुआ sp3 संकरण। अब हमें मिला 4 sp3 संकरित कक्षक। ये वहां पे भी मिला था, ये इसका नाम लिख सकते थे sp3, ये वाला sp3।
ये भी यहाँ पे। अब यहाँ पर आएगा कौन? CO। 4 लिगेंड है, एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO, कार्बोनिल समूह। ये लीजिए, यहां पर D में कोई भी कक्षक अयुग्मित नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अतः यह प्रतिचुंबकीय होगा। जवाब मिल गया। इस तरह से आपको जवाब देने होंगे। देख लीजिए प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। इस तरह से जवाब देने होंगे। वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें 2 भिन्न प्रकार के एक दंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हों, ज्यामितीय समानता नहीं दर्शाते। इन्होंने कहा, इस बारे में ध्यान रखें, केंद्रीय धातु परमाणु आंसर, पर X 2 टाइम्स Y 2 टाइम्स, ऐसा है। तो अगर ये कैसा है, इसकी संरचना चतुष्फलकी, चतुष्फलकी, तो सोचो ये कुछ होगा। X X Y Y। अगर हम इनमें से इसका स्थान चेंज कर दें, X को यहां पे ले लें, Y वहीं ले गए यहां पे, तो होता क्या है? जवाब यहां पर देना होगा आपको। चूंकि चतुष्फलकी संरचनाओं में सभी एंगल समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं, अतः ये जब 2 या 2 से अधिक प्रकार से भी जमावट आएगा, यानी कि व्यवस्था आएगी, तो भी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, यानी कि अध्यारोपित कर सकते हैं। तो अध्यारोपित न करने वाली स्थितियां कभी नहीं आती है, अतः ये क्या कर सकता है? इनमें किसी प्रकार की ज्यामितीय समानता उत्पन्न नहीं होगा। मैंने क्या कहा? देखें, मैंने कहा चतुष्फलकीय संरचना में सभी कोण समान होते हैं, अतः विभिन्न विन्यास होने पर भी वे अणुएं एक दूसरे को अध्यारोपित, यानी सुपर इम्पोज कहते हैं, अध्यारोपित कर सकते हैं, जिसके कारण ज्यामितीय समानता उत्पन्न नहीं होता है। बस ये कुछ चीजें हैं। कुछ प्रश्न ऐसे और हैं जिसको आपको हल करना है, तो मैं कुछ प्रश्न आपको यहां पर दिखाता हूं, आप इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए।
ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम में, और इनके आंसर चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करिए, हमें चैट करिए और हमें बताइए। और किसी तरह की कोई बात हो तो हमारे नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और जितनी हो सके आप इस क्लास को शेयर कीजिए। इससे पहले क्लास हुआ है उनको भी शेयर करिए। हमने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे काम किए हैं तो उनको भी करिए। तो बेटा अब एग्ज़ाम है आपका, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने से भी पढ़ सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं कि नहीं, इनको बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। या इनमें से कोई प्रश्न जो आपको लगता है कि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर इसके डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।